गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो ऐतिहासिक तौर पर मुझे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब जब भी वक्त के राजाओं ने अड़ियल रुख अपनाया, जिद की, तब तब उनका विनाश हुआ, विनाश को प्राप्त हुए। दुर्योधन ने जिद की, महाभारत हुआ और सर्वनाश हो गया, राजपाट सब खत्म। हिरण्यकश्यप ने जिद की, मैं ही भगवान हूं, जिद कर बैठा, सर्वनाश हो गया। पाकिस्तान के कुछ जर्नैल जैसे जहिया खान जैसे अड़ियल थे, जिद्दी हो गए, जबरदस्ती पंगा ले लिया हिंदुस्तान के साथ, बर्बाद हो। ट्रंप साहब जिद कर बैठे, अड़ियल हो गए, कहते कि मैं तो मानता ही नहीं, ये जो वोटिंग हुई है इसमें धांधली हुई है। जिद मार बैठे, जाते जाते एक कलंक ले गए, एक किस्म से सर्वनाशी हो गया। अब आगे के लिए कभी भी वो सोच भी नहीं सकते कि वो या उनका कोई बेटा बेटी दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनेंगे। तो जिद फलीभूत होती है, परंतु फल होता है विनाश, विकास नहीं होता। यही जिद वक्त की सरकार, हिंदुस्तान की वक्त की सरकार, मोदी सरकार पकड़ बैठी है कि जो कुछ हमने फैसला ले लिया है, एग्रीकल्चर के 3 कानून, वो सबसे बेस्ट है, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं, इनको वापस नहीं देंगे। और किसान है वो बेचारे लगभग अब तो 2 महीने होने को आ गए, एजिटेशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के आउट स्ट्राइक्स पर। सरकार को कोई परवाह नहीं, सरकार को कोई जरूरत भी नहीं, तो ड्रामा सा कर रहे हैं। आइए हम पॉइंट वाइज आपको समझाते हैं कृषि कानूनों के फायदे। अरे मूर्खो, जिनके ऊपर ये बीमारी लागू की है आपने, उनको पता है कि इससे क्या क्या हर्ज होने वाला है, क्या क्या नुकसान होने वाला है। अब बुला के और अपने सेक्रेटरीज को कह देते हैं इनको समझाओ पॉइंट बाई पॉइंट। ऐसे थोड़ा होते हैं फैसले, ऐसे थोड़ा होते हैं समझौते। राजीव गांधी साहब ने समझौता किया संत लांगोवाल के साथ। हालांकि संत लांगोवाल एक अच्छा आदमी था, उग्रवाद का शिकार हो गया और मारा गया, परंतु कुछ तो राजीव गांधी साहब झुके और कुछ जिद छोड़ी संत लांगोवाल ने, तब एक समझौता हो सका। सरकार तो कहती है आप कुछ भी कर लो, ये कानून वापस नहीं करने, तो ना करो भाई। दुर्योधन का हाल उस वक्त पढ़ लेना जिस वक्त आपके साथ बुरी बन चुकी होगी। बुरी क्या बननी है, सरकारों के साथ क्या बुरी बननी होती है। इलेक्शन होंगे, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कांग्रेस वाले आज किसी गिनती में नहीं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस नाम का जीव अब विलुप्त होने के कगार पर है। अभी होगा नहीं विलुप्त, अभी है थोड़ी कसर बाकी। क्यों हुआ ऐसा, कांग्रेस वालों के इतने बुरे दिन क्यों आ गए? एक तो खैर यह कारण रहा कि मोदी के टैक्स के आगे उनके टैक्स फेल हो गए। अगर कांग्रेस वालों ने भी किसी अंबानी अडानी जैसे सेठों को खोज लिया होता और उनके सहारे टीवी चैनल्स खरीद लिए होते
और टीवी चैनलों के सहारे झूठा प्रचार किया होता तो निश्चय ही कांग्रेस वाले भी बनते। कांग्रेस वालों को यह गुमान था कि हमने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। जब पुरानी सरकारों के अच्छे कामों की याद करता हूं मैं, तो मुझे बहुत सारे पब्लिक इंटरप्राइज में लगे हुए स्टील प्लांट्स दिखते हैं, खाद बनाने वाले कारखाने दिखते हैं, NFL नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड नंगल में कारखाना बहुत बड़ा, नेहरू साहब इसका उद्घाटन करके थे। भाखड़ा डैम जैसे बहुत बड़े डैम दिखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए बांध दिखते हैं। और जब मैं इस सरकार की किसी उपलब्धि को देखना चाहता हूं ना, तो मुझे शौचालय दिखते हैं। शौचालय पखाना जाने के वास्ते बना हुआ एक छोटा सा कमरा, और बाहर लिखा होता है सरकार के सौजन्य से। सरकार के सौजन्य से BSNL क्यों नहीं, सरकार के सौजन्य से स्टील प्लांट्स क्यों नहीं, सरकार के सौजन्य से टेक्सटाइल मिल्स क्यों नहीं, सरकार के सौजन्य से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं। सिर्फ एक शौचालय। और दूसरी इनकी उपलब्धि यह कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, कि ये हमने ना जन धन खाते खोले हैं। आप जन धन बैंक वालों को कहें कि जो भी आए उसका खाता खोलते रहो, तो बैंक वाले तो सरकारी नौकर है, वो खोल देंगे खाते। जिन्होंने खाते खुलवाए उनको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। अब लॉकडाउन के बाद 500 रुपये दे दी सरकार ने। खैर, ईमान बेचने पर आ जाए तो 500 रुपये क्या, एक शराब के पौवे पर भी लोग ईमान बेच देते हैं। कल हमारे यहाँ वोटिंग है, पंचायत की वोटिंग, जिला परिषद की वोटिंग। तो आज शाम को वोटें देने वालों के पास आएंगे, और जिसकी जितनी औकात है, पौवे वाले को पौवा दे देंगे, बोतल वाले को बोतल दे देंगे, पेटी वाले को पेटी दे देंगे। ले भैया, एक पेटी शराब ले जा, अपने मोहल्ले की वोटें डलवा दे। तो ये तो हमारा हाल है। सरकारें सोचती हैं कि क्योंकि हमारे पास पैसा है हम वोटें खरीद सकते हैं, इस करके जिस मर्जी को रगड़ दो। जब इंदिरा सरकार फेल होने लगी, जब राजीव गांधी सरकार फेल होने लगी ना, मतलब के जो वायदे किए थे कि हम ये कर देंगे, नहीं कर सके, तो उन्होंने भांडा फोड़ दिया। ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है। और बहुत सारे पंजाब के नौजवान उग्रवादी, खालिस्तानी क्या क्या मरवा दी। अब ये सरकार जब ये देख रही है ना कि किसान आंदोलन के आगे सरकार की सारी चालाकियां, सारी नीतियां, सारे हरबे फेल हैं, उस वक्त अब किसान एजिटेशन के 55 दिन हो जाने के बाद अब किसान नेताओं को नोटिस भेज रहे हैं कि आप खालिस्तानी हैं, ये हैं, वो हैं, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास आओ, अपने बयान दर्ज करवाओ। अगर ये किसान आंदोलन में शामिल ना होते तब नहीं थे खालिस्तानी, अब ये खालिस्तानी है। खालसा एड वाले भी खालिस्तानी है, उग्रवादी है, क्योंकि वो हर जगह जाके उस वक्त लंगर लगा देते हैं जिस वक्त कोई डिस्ट्रेस होता है, जिस वक्त कोई आपदा आई होती है। बीजेपी वालों, आपने कितने के लंगर लगाए हैं, आपने कितने के लोगों की मदद की है उस वक्त जिस वक्त डिस्ट्रेस होता है। गुरुद्वारे वालों के नाम ही लंगर क्यों है, आपके मंदिरों के नाम पर लंगर क्यों नहीं है? ये सब सोचने वाली बात है। हो सकता है 2 4 10 आदमियों को इस तरह डरा दें, धमका दें कि या तो तू पीछे हट जा, नहीं तो तेरे को खालिस्तानी घोषित कर देंगे, देशद्रोही घोषित कर देंगे। देशद्रोही असली वो हैं
जो बैंकों का लाखों करोड़ रुपया लूट के चले गए। ये किसान, आवाज उठाने वाले किसानों की, ये देशद्रोही कैसे हो गए? देशद्रोही वो सारा विपक्ष है जो इस वक्त बोल नहीं रहा, जो जो गलत कानून सरकार ने बनाए उसका विरोध नहीं किया, इस करके वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर सके, इस करके वो भी देशद्रोही। उन्होंने अपने मतदाताओं के साथ गद्दारी की। देखिए आगे क्या होता है। सच की जीत होती है का झूठे का बोलबाला होता है। देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।